नमस्कार, किस्से कहानियाँ में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास प्रेमा का भाग 8, जिसका शीर्षक है कुछ और बातचीत। पूर्णा ने कान पकड़े कि अब मंदिर कभी न जाऊंगी। ऐसे मंदिरों पर दई का कोप भी नहीं पड़ता। उस दिन से वह सारे घर ही पर बैठी रहती। समय काटना पहाड़ हो जाता। ना किसी के यहाँ आना न जाना, ना किसी से भेंट ना मुलाकात, ना कोई काम ना धंधा। दिन कैसे कटे? पढ़ी लिखी तो अवश्य थी, मगर पढ़े क्या? 2-4 किस्से कहानी की पुरानी किताबें पंडित जी के संदूक में पड़ी हुई थी, मगर उनकी तरफ देखने को अब जी नहीं चाहता था। कोई ऐसा न था जो बाजार से उसके पढ़ने के लिए किताबें लाए। बिल्लो बेचारी दूसरे सौदे तो बाजार से लाती, मगर वह किताबों का मोल क्या जाने। 2-1 बार जी में आया कि कोई पुस्तक प्रेमा के घर में मंगवाए, मगर फिर कुछ समझकर चुप हो रही। बेल बूटे बनाना उसको आते ही न थे कि उससे जी बहलाए। हाँ, सीना पिरोना आता था, मगर सिए किसके कपड़े। नित्य इस तरह बेकाम बैठे रहने से वह हरदम कुछ उदास सी रहा करती। हाँ, कभी कभी पंडाइन और चौबाइन अपने चेले चापड़ों के साथ आकर कुछ सिखावन की बातें सुना जाती थी, मगर जब कभी वह कहती कि बाबू अमृत राय का आना ठीक नहीं, तो पूर्णा साफ साफ कह देती कि मैं उनको आने से नहीं रोक सकती और ना कोई ऐसा बर्ताव कर सकती हूँ जिससे वह समझें कि मेरा आना इनको बुरा लगता है। सच तो यह है कि पूर्णा के हृदय में अब अमृत राय के लिए प्रेम का अंकुर जमने लगा था। यद्यपि वह अभी तक यही समझती थी कि अमृत राय यहाँ दया की राह से आया करते हैं, मगर नहीं मालूम क्यों वह उनके आने का एक एक दिन गिना करती, और जब इतवार आता तो सवेरे ही से उनके शुभागमन की तैयारियां होने लगती। बिल्लो बड़े प्रेम से सारा मकान साफ करती, कुर्सियों और तस्वीरों पर से 7 दिन की जमी हुई धूल मिट्टी दूर करती। पूर्णा खुद भी अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनती। अब उसके दिल में आप ही आप बनाव सिंगार करने की इच्छा होती थी, मगर दिल को रोकती। जब बाबू अमृत राय आ जाते तो उसका मलिन मुख कुंदन की तरह दमकने लगता। उसकी प्यारी सूरत और भी अधिक प्यारी मालूम होने लगती। जब तक बाबू साहब रहते उसे अपना घर भरा हुआ मालूम होता। वह इसी कोशिश में रहती कि ऐसी क्या बात करूं जिसमें वह प्रसन्न होकर घर को जावे। बाबू साहब ऐसे हंसमुख थे कि रोते को भी एक बार हंसा देते। यहाँ वह खूब बुलबुल की तरह चहकते, कोई ऐसी बात ना कहते जिससे पूर्णा दुखित हो। जब उनके चलने का समय आता तो वह कुछ उदास हो जाती। बाबू साहब इसे ताड़ जाते और पूर्णा की खातिर से कुछ देर और बैठते। इसी तरह कभी कभी घंटों बीत जाते। जब दिया में बत्ती पड़ने की बेला आती तो बाबू साहब चले जाते। पूर्णा कुछ देर तक इधर उधर बौखलाई हुई घूमती। जो बातें हुई होती उनको मन में दोहराती। यह समय उस आनंददायक स्वप्न सा जान पड़ता था जो आंख के खुलते ही बिलाए जाता है। इसी तरह कई मास और बीत गए और आखिर जो बात अमृत राय के मन में थी वह पूरी हो गई। अर्थात पूर्णा को अब मालूम होने लगा कि मेरे दिल में उनकी मोहब्बत समाती जाती है और उनका दिल भी मेरी मोहब्बत से खाली नहीं। अब पूर्णा पहले से ज्यादा उदास रहने लगी। हाय ओ बोरे मन, क्या एक बार प्रीति लगाने से तेरा जी नहीं भरा जो तू फिर यह रोग पाल रहा है? तुझे कुछ मालूम है कि इस रोग की औषधि क्या है? जब तू यह जानता है तो फिर क्यों, किस आशा पर यह स्नेह बढ़ा रहा है? और बाबू साहब, तुमको क्या कहना मंजूर है? तुम क्या करने पर आए हो? तुम्हारे जी में क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि यह अग्नि धधकेगी तो फिर बुझाए ना बुझेगी? मुझ में ऐसा कौन सा गुण है, कहाँ की बड़ी सुंदरी हो, जो तुम प्रेमा, प्यारी प्रेमा को त्यागे देते हो? वह बेर बेर मुझको बुलाती है। तुम ही बताओ, कौन मुंह लेकर उसके पास जाऊं? और तुम तो आग लगाकर दूर से तमाशा देखोगे। इसे बुझाएगा कौन? बेचारी पूर्णा इन्हीं विचारों में डूबी रहती
बहुत चाहती कि अमृत राय का ख्याल ना आने पावे, मगर कुछ बस ना चलता। अपने दिल का परिचय उसको एक दिन यों मिला कि बाबू अमृत राय नियत समय पर नहीं आए। थोड़ी देर तक तो वह उनकी राह देखती रही, मगर जब वह अब भी न आए तब तो उसका दिल कुछ महसूसने लगा। बड़ी व्याकुलता से दौड़ी हुई दरवाजे पर आई और आधे घंटे तक कान लगाए खड़ी रही। फिर भीतर आई और मन मारकर बैठ गई। चित्त की कुछ वही अवस्था होने लगी जो पंडित जी के दौरे पर जाने के वक्त हुआ करती। शंका हुई कि कहीं बीमार तो नहीं हो गए। मेहरी से कहा, बिल्लो जरा देखो तो बाबू साहब का जी कैसा है। नहीं मालूम क्यों मेरा दिल बैठा जाता है। बिल्लो लपकी हुई बाबू साहब के बंगले पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि वह आज 2-3 नौकरों को साथ लेकर बाजार गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए। पुराना बूढ़ा कहार आधी टांगों तक धोती बांधे सिर हिलाता हुआ आया और कहने लगा, बेटा बड़ा खराब जमाना आवा है। 1000 का सौदा होए तो 2000 का सौदा होए तो हम ही ले आवत रहेन। आज खुद आप गए हैं, भला इतने बड़े आदमी का उस चाहत रहा। बाकी फिर सब अंग्रेजी जमाना आया है। अंग्रेजी पढ़ पढ़ के जौन ना हो जाए तौन अचरज नहीं। बिल्लो बूढ़े कहार के सर हिलाने पर हंसती हुई घर को लौटी। इधर जब से वह आई थी पूर्णा की विचित्र दशा हो रही थी। विकल हो होकर कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती, किसी तरह चैन ही ना आता। जान पड़ता कि बिल्लो के आने में देर हो रही है कि इतने में जूते की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर द्वार पर आई और बाबू साहब को टहलते हुए पाया तो मानो उसको कोई धन मिल गया। झटपट भीतर से किवाड़ खोल दिया, कुर्सी रख दी और चौखट पर सर नीचा करके खड़ी हो गई। अमृत राय बोले, बिल्लो कहीं गई है क्या? पूर्णा ने लजाते हुए कहा, हाँ आप ही के यहाँ तो गई है। अमृत राय बोले, मेरे यहाँ कब गई? क्यों कुछ जरूरत थी? पूर्णा बोली, आपके आने में विलंब हुआ तो मैंने शायद जीना अच्छा हो उसको देखने के लिए भेजा। अमृत राय प्यार से देखकर बोले, बीमारी चाहे कैसी ही हो वह मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकती। जरा बाजार चला गया था, वहां देर हो गई। यह कहकर उन्होंने एक दफे जोर से पुकारा, सुखई अंदर आओ। और 2 आदमी कमरे में दाखिल हुए। एक के हाथ में एक संदूक था और दूसरे के हाथ में तय किए हुए कपड़े। सब सामान चौकी पर रख दिया गया। बाबू साहब बोले, पूर्णा मुझे आशा है कि तुम 2-4 मामूली चीजें लेकर मुझे कृतार्थ करोगी। हंसकर बोलने लगे, यह देर में आने का जुर्माना है। पूर्णा अचंभे में आ गई, यह क्या? यह तो फिर वही स्नेह बढ़ाने वाली बातें हैं। और इनको खरीदने के लिए आप ही बाजार गए थे? अमृत राय, तुम्हारे दिल में जो है वह मैं जानती हूँ, मेरे दिल में जो है वह तुम भी जानते हो, मगर इसका नतीजा? इसमें संदेह नहीं कि इन चीजों की पूर्णा को बहुत जरूरत थी। पंडित जी की मोल ली हुई साड़ियां अब तक लंगे तंगे चली थी, मगर अब पहनने को कोई कपड़े न थे। उसने सोचा था कि अब की जब बाबू साहब के यहाँ से मासिक तनख्वाह मिलेगी तो मामूली साड़ियां मंगा लूंगी। उसे यह क्या मालूम था कि बीच में बनारसी और रेशमी साड़ियों का ढेर लग जाएगा। पहले तो वह स्त्रियों की स्वाभाविक अत्याभिलाषा से इन चीजों को देखने लगी, मगर फिर यह चेत कर कि मेरा इस तरह चीजों पर गिरना उचित नहीं है, वह अलग हट गई और बोली, बाबू साहब, इस अनुग्रह के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मगर यह भारी भारी जोड़े मेरे किस काम के? मेरे लिए मोटी झोरी साड़ियाँ चाहिए, मैं इन्हें पहनूंगी तो कोई क्या कहेगा? अमृत राय बोले, तुमने ले लिया, मेरी मेहनत ठिकाने लगी और मैं कुछ नहीं जानता। इतने में बिल्लो पहुंची और कमरे में बाबू साहब को देखते ही निहाल हो गई। जब चौकी पर दृष्टि पड़ी और इन चीजों को देखा तो बोली, क्या इनके लिए आप बाजार गए थे? बूढ़ा कहार रो रहा था कि मेरी दस्तूरी मारी गई। अमृत राय दबी जबान से बोले, वह सब कहार मेरे नौकर है, मेरे लिए बाजार से चीजें लाते हैं। तुम्हारे सरकार का मैं चाकर हूं।
बिल्लो यह सुनकर मुस्कुराती हुई भीतर चली गई। पूर्णा के कान में भी भनक पड़ गई थी। बोली, उल्टी बात ना कहिए, मैं तो खुद आपकी चेरियों की चेरी हूं। इसके बाद इधर उधर की कुछ बातें हुई। माघ पूस के दिन थे, सर्दी खूब पड़ रही थी। बाबू साहब देर तक ना बैठ सके और 8 बजते बजते वह अपने घर को सिधारे। उनके चले जाने के बाद पूर्णा ने जो संदूक खोला तो दंग रह गई। स्त्रियों के श्रृंगार की सब सामग्रियां मौजूद थीं और जो चीज थी वह सुंदर और उत्तम थी। आईना, कंघी, सुगंधित तेलों की शीशियां, भांति भांति के इत्र, हाथों के कंगन, गले का चंद्रहार, जड़ाऊ, 1 रुपहला पानदान, लिखने पढ़ने के सामान से भरी एक संदूकची, किस्से कहानी की किताबें, इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी चीजें बड़ी उत्तम रीति से सजाकर धरी हुई थी। कपड़ों का बैठन खोला तो अच्छी से अच्छी साड़ियां दिखाई दी, शरबती, धानी, गुलाबी, उन पर रेशम के बेल बूटे बने हुए, चादरें भारी सुनहरे काम की। बिल्लो इन चीजों को देख देख फूली ना समाती थी। बोली, बहू, यह सब चीजें तुम पहनोगी तो रानी हो जाओगी, रानी। पूर्णा गिरी हुई आवाज में बोली, कुछ भंग खा गई हो क्या बिल्लो? मैं यह चीजें पहनूंगी तो जीती बचूंगी? चौबाइन और सेठानी ताने दे देकर जान ले लेंगी। बिल्लो बोली, ताने क्यों देंगी? कोई दिल लगी है? इसमें उनके बाप का क्या इजारा? कोई उनसे मांगने जाता है? पूर्णा ने मेहरी को आश्चर्य की आंखों से देखा। यही बिल्लो है जो अभी 2 घंटे पहले चौबाइन और पंडाइन से सम्मति करती थी और मुझे बेर बेर पहनने ओढ़ने से मना करती थी। यकायक यह क्या काया पलट हो गई? बोली, कुछ संसार के कहने की भी तो लाज है। बिल्लो बोली, मैं यह थोड़ी कहती हूँ कि हरदम यह चीजें पहना करो, जब बाबू साहब आवे थोड़ी देर के लिए पहन लिया। पूर्णा लजाकर बोली, यह श्रृंगार करके मुझसे उनके सामने क्यों कर निकला जाएगा? तुम्हें याद है एक बेर प्रेमा ने मेरे बाल गूंद दिए थे। तुमसे क्या कहूँ, उस दिन वह मेरी तरफ ऐसे ताकते थे जैसे कोई किसी पर जादू करे। नहीं मालूम क्या बात है कि उसी दिन से वह जब कभी मेरी ओर देखते हैं तो मेरी छाती धड़धड़ करने लगती है। मुझसे जानबूझकर फिर ऐसी भूल ना होगी। बिल्लो बोली, बहू, उनकी मर्जी ऐसी ही है तो क्या करोगी? इन्हीं चीजों के लिए कल वह बाजार गए थे। सैकड़ों नौकर चाकर है मगर इन्हें आप जाकर लाए। तुम इनको ना पहनोगी तो वह अपने दिल में क्या कहेंगे? पूर्णा आंखों में आंसू भरकर बोली, बिल्लो, बाबू अमृत राय नहीं मालूम क्या करने वाले हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। वह मुझसे दिन दिन अधिक प्रेम बढ़ाते जाते हैं और मैं अपने दिल को क्या कहूं। तुमसे कहते लज्जा आती है। वह अब मेरे कहने में नहीं रहा। मोहल्ले वाले अलग बदनाम कर रहे हैं। ना जाने ईश्वर को क्या करना मंजूर है। बिल्लो ने इसका कुछ जवाब ना दिया। पूर्णा ने भी उस दिन खाना ना बनाया। सांझ ही से जाकर चारपाई पर लेट रही। दूसरे दिन सुबह को उठकर उसने वह किताबें पढ़ना शुरू की जो बाबू साहब लाए थे। जो जो वह पढ़ती उसको ऐसा मालूम होता कि कोई मेरी ही दुख की कहानी कह रहा है। इनके पढ़ने में जो जी लगा तो इतवार का दिन आया। दिन निकलते ही बिल्लो ने हंसकर कहा, आज बाबू साहब के आने का दिन है। पूर्णा अनजान बनकर बोली। फिर? बिल्लो बोली, आज तुमको जरूर गहने पहनने पड़ेंगे। पूर्णा ने दबी आवाज में कहा, आज तो मेरे सर में पीड़ा हो रही है। बिल्लो बोली, नौज तुम्हारे बैरी का सर दर्द करे, इस बहाने से पीछा न छूटेगा। पूर्णा बोली, और जो किसी ने मुझे ताना दिया तो तू जानना। बिल्लो बोली, ताना कौन रान देगी। सवेरे ही से बिल्लो ने पूर्णा का बनाव श्रृंगार करना शुरू किया। महीनों से सर ना मला गया था। आज सुगंधित मसाले से मला गया, तेल डाला गया, कंघी की गई, बाल गूंथे गए और जब तीसरे पहर को पूर्णा ने गुलाबी कुर्ती पहनकर उस रेशमी काम की शरबती साड़ी पहनी, गले में हार और हाथों में कंगन सजाए तो सुंदरता की मूर्ति मालूम होने लगी। आज तक कभी उसने ऐसे रत्न जड़ित गहने और बहुमूल्य कपड़े ना पहने थे।
और ना कभी ऐसी सुघड़ मालूम हुई थी। वह अपने मुखारविंद को आप देख देख कुछ प्रसन्न भी होती थी, कुछ लजाती भी थी और कुछ सोच भी करती थी। जब सांझ हुई तो पूर्णा कुछ उदास हो गई, जिस पर भी उसकी आंखें दरवाजे पर लगी हुई थी और वह चौंक कर ताकती थी कि कहीं अमृत राय तो नहीं आ गए। 5 बजते बजते और दिनों से सवेरे बाबू अमृत राय आए। कमरे में बैठे बिल्लो से कुशलानंद पूछा और ललचाई हुई आंखों से अंदर के दरवाजे की तरफ ताकने लगे, मगर वहां पूर्णा ना थी। कोई 10 मिनट तक तो उन्होंने चुपचाप उसकी राह देखी, मगर जब अब भी ना दिखाई दी तो बिल्लो से पूछा, क्यों मेहरी, आज तुम्हारी सरकार कहाँ है? बिल्लो मुस्कुराकर बोली, घर ही में तो है। अमृत राय बोले, तो आई क्यों नहीं? क्या आज कुछ नाराज है? बिल्लो हंसकर बोली, उनका मन जाने। अमृत राय बोले, जरा जाकर लेवा लाओ, अगर नाराज हो तो चलकर मनाऊं। यह सुनकर बिल्लो हंसती हुई अंदर गई और पूर्णा से बोली, बहू उठोगी या वह आप ही मनाने आते हैं? पूर्णा बोली, बिल्लो तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जाकर कह दो बीमार है। बिल्लो बोली, बीमारी का बहाना करोगी तो वह डॉक्टर को लेने चले जाएंगे। पूर्णा बोली, अच्छा कह दो सो रही है। बिल्लो बोली, तो क्या वह जगाने ना आएंगे? पूर्णा ने कहा, अच्छा बिल्लो तुम ही कोई बहाना कर दो जिससे मुझे ना जाना पड़े। बिल्लो ने कहा, मैं जाकर कह देती हूं कि वह आपको बुलाती है। पूर्णा को कोई बहाना ना मिला। वह उठी और शर्म से सर झुकाए, घूंघट निकाले, बदन को चुराती लजाती बल खाती एक गिलौरी दान लिए दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अमृत राय ने देखा तो अचंभे में आ गए, आंखें चौंधिया गई। 1 मिनट तक तो वह इस तरह ताकते रहे जैसे कोई लड़के खिलौने को देखे। इसके बाद मुस्कुराकर बोले, ईश्वर तू धन्य है। पूर्णा लजाती हुई बोली, आप कुशल से थे? अमृत राय तिरछी निगाहों से देखकर बोले, अब तक तो कुशल से था, मगर अब खैरियत नहीं नजर आती है। पूर्णा समझ गई। अमृत राय की रंगीली बातों का आनंद लेते लेते वह बोलने में निपुण हो गई थी। बोली, अपने किए का क्या इलाज? अमृत राय बोले, क्या किसी को अपनी जान से बैर है? पूर्णा ने लजाकर मुंह फेर लिया। बाबू साहब हंसने लगे और पूर्णा की तरफ प्यार की निगाहों से देखा। उसकी रसिक बातें उनको बहुत भाई। कुछ काल तक और ऐसी ही रस भरी बातें होती रही। पूर्णा को इस बात की सुधि भी न थी कि मेरा इस तरह बोलना चालना मेरे लिए उचित नहीं है। उसको इस वक्त न पंडाइन का डर था न पड़ोसियों का भय। बातों ही बातों में उसने मुस्कुराकर अमृत राय से पूछा, आपको आजकल प्रेमा का कुछ समाचार मिला है? अमृत राय बोले, नहीं पूर्णा, मुझे इधर उनकी कुछ खबर नहीं मिली। हाँ, इतना जानता हूं कि बाबू दाननाथ से ब्याह की बातचीत हो रही है। पूर्णा बोली, बाबू दाननाथ तो आपके मित्र हैं? अमृत राय ने कहा, मित्र भी हैं और प्रेमा के योग्य भी हैं। पूर्णा बोली, यह तो मैं ना मानूंगी। उनका जोड़ है तो आप ही से है। हाँ, आपका ब्याह भी तो कहीं ठहरा था। अमृत राय बोले, हाँ, कुछ बातचीत हो रही थी। पूर्णा बोली, कब तक होने की आशा है? अमृत राय बोले, देखें अब कब भाग्य जागता है, मैं तो बहुत जल्दी मचा रहा हूं। पूर्णा बोली, तो क्या उधर ही से खिंचाव है? आश्चर्य की बात है। अमृत राय बोले, नहीं पूर्णा, मैं जरा भाग्यहीन हूं। अभी तक सिवाय बातचीत होने के और कोई बात तय नहीं हुई। पूर्णा मुस्कुराकर बोली, मुझे अवश्य नेवता दीजिएगा। अमृत राय बोले, तुम्हारे ही हाथों में तो सब कुछ है। अगर तुम चाहो तो मेरे सर सहरा बहुत जल्द बंध जाए। पूर्णा भौचक होकर अमृत राय की ओर देखने लगी। उनका आशय अब की बार भी वह ना समझी। बोली, मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए, मुझसे जहां तक हो सकेगा उठा न रखूंगी। अमृत राय बोले, इन बातों को याद रखना पूर्णा,
ऐसा ना हो भूल जाओ तो मेरे सब अरमान मिट्टी में मिल जाएं। यह कहकर बाबू अमृत राय उठे और चलते समय पूर्णा की ओर देखा। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी, मानो विनय कर रही थी कि जरा देर और बैठिए, मगर अमृत राय को कोई जरूरी काम था। धीरे से उठ खड़े हुए और बोले, जी तो नहीं चाहता कि यहां से जाऊं, मगर आज कुछ काम ही ऐसा आ पड़ा। यह कहा और चल दिए। पूर्णा खड़ी रोती रह गई। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास प्रेमा का भाग 8। जल्द ही अगले भाग के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।